हेलो गाइस। इससे फर्स्ट पार्ट में आपने जल अवशोषण के दो प्रकार के बारे में पढ़ा, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। इस वीडियो में हम निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि और सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ पैसिव वाटर ऑब्जर्वेशन। पैसिव क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि इसमें जड़ों की मुख्य भूमिका नहीं होती है, इसमें पत्तियों की प्रमुख भूमिकाएं होती हैं। जैसे आप जानते हैं, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं और रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है, यानी पौधे से जल की हानि होती है। जब वाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाता है तो पर्णमध्योतक की कोशिकाओं द्वारा जल वातावरण में बाहर निकाला जाता है। इन कोशिकाओं से जल का बाहर निकलने के बाद पौधे के स्फीति दाब, कोशिकाओं की स्फीति दाब और विसरण दाब में कमी आ जाती है और डीपी के कम होने से, विसरण दाब में कमी आने से डीपीटी उत्पन्न होता है और डीपीडी उत्पन्न होने से पर्णमध्योतक की कोशिकाएं भीतरी कोशिकाओं से जल अवशोषित करती हैं। भीतरी कोशिकाओं शिराओं से जल लेती हैं, शिराएं मध्य शिरा से जल लेती हैं और मध्य शिरा पर्णवृंत से जल लेते हैं, पर्णवृंत तने के जाइलम से और तने का जाइलम जड़ के जाइलम से। तो एक वाष्पोत्सर्जन के कारण एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसको ऋणात्मक तनाव भी बोला जाता है, और इस खिंचाव के कारण जल ऊपर की ओर चढ़ता है। कैसे चढ़ता है कि जो जड़ों में अतिवृद्धि पाई जाती है, कोशिकीय मूलरोम पाए जाते हैं, वो मूलरोम मिट्टी के मृदा के कणों के मध्य स्थित हैं और मृदा में केशिकीय जल को अवशोषित करते हैं। मृदा में जल अधिक होने के कारण मूलरोम में कम है और जल अधिक होने के कारण विसरण की क्रिया द्वारा जल बाहर से मूलरोम में प्रवेश करता है, जाइलम में जाता है और जाइलम के द्वारा तने के जाइलम से होता हुआ पत्ती तक, यानी वायवीय भागों तक पहुंचता है। तो जब इस तरह का अवशोषण होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण, तो उसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहा जाता है। यह अवशोषण पौधे इस अवशोषण के द्वारा सर्वाधिक अवशोषण करते हैं। अधिकांश पौधों में 96 से 98% मात्रा जल का अवशोषण इसी विधि के द्वारा होता है। इसमें विसरण द्वारा ही जल का अवशोषण होता है। इस क्रियाविधि को हम बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट, निष्क्रिय जल अवशोषण में मुख्य भूमिका पत्तियों की होती है। इस क्रिया का आरंभ भी वायवीय पत्तियों द्वारा होता है। सेकंड, पत्तियों पे उपस्थित रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। थर्ड, वाष्पोत्सर्जन अधिक होने पर पर्णमध्योतक की कोशिकाओं द्वारा जल वातावरण में निकलता है, जिससे इन कोशिकाओं में स्फीति दाब और विसरण दाब में कमी आती है और स्फीति दाब और विसरण दाब में कमी आने से, डीपी कम होने से, डीपीडी उत्पन्न होने से पर्णमध्योतक कोशिकाएं भीतरी कोशिकाओं से जल अवशोषित करती हैं, जिससे भीतरी कोशिकाओं में भी जल की कमी हो जाती है। इस कारण यह प्रक्रम तब तक चलता है जब तक कि जल की कमी का असर जाइलम कोशिकाओं तक ना पहुंच जाए, अर्थात पत्ती की शिराओं में इस कमी के कारण एक खिंचाव उत्पन्न होता है और यह ऋणात्मक तनाव तने से होता हुआ जड़ में पहुंचता है, जिससे जल का अवशोषण होता है। मुख्य इस अवशोषण की बात क्या है कि इसमें किसी प्रकार भी ऊर्जा का उपभोग नहीं होता, यानी बिना ऊर्जा अवशोषण, बिना ऊर्जा खर्च किए ही और परासरण दाब के बिना ही संपन्न होता है ये अवशोषण। इसमें किसी भी अंग की सक्रिय भूमिका नहीं होती। आप देखते हो बच्चे कि जब वाष्पोत्सर्जन तीव्र होता है तो पौधे में जल अवशोषण की क्षमता भी अधिक होती है। तो इसके समक्ष ये प्रमाण है। अब हम पढ़ेंगे सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव वाटर ऑब्जर्वेशन। एक्टिव क्यों बोला गया है? क्योंकि इस प्रकार के अवशोषण में जड़ों की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन इस तरह पौधे जल का अवशोषण केवल 2 से 4% ही करते हैं। इसमें यह अवशोषण कब होता है? जब वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है या नगण्य होता है, वाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं है, तो वाष्प के द्वारा जल की हानि हो ही नहीं रही और उस समय पौधे में पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित है, तब अवशोषण कैसे होगा? सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा। इस अवशोषण में जड़ों में
धनात्मक बल उत्पन्न होते हैं। जड़ों के जल स्तंभ में धनात्मक बल उत्पन्न होते हैं जिसे मूल दाब कहा जाता है। मूल दाब के द्वारा जल ऊपर की ओर पहुंचाया जाता है, क्योंकि इसमें जड़ें जल को अपने अंदर लेती हैं, तो ऊर्जा का व्यय होता है और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में पौधों से ली जाती है। श्वसन क्रिया में जो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है, जड़ें उसका उपयोग करते हैं। और चूँकि जड़ें एक्टिव रहती हैं, ऊर्जा का उपयोग होता है, इसलिए इस तरह के जल के अवशोषण को सक्रिय जल अवशोषण कहा जाता है। तो आपने दोनों जल अवशोषण की क्रियाविधि पढ़ ली, निष्क्रिय और सक्रिय। मूल अंतर क्या है दोनों में? निष्क्रिय जल अवशोषण में पत्तियों की प्रमुख भूमिका है, सक्रिय जल अवशोषण में जड़ों की प्रमुख भूमिका है। जल पौधे किस प्रकार का अवशोषण अधिक करते हैं? निष्क्रिय। 96 से 98% तक जल का अवशोषण निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा होता है। केवल 2 से 4% ही जल का अवशोषण सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि द्वारा होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि में किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोनों तरह के जल अवशोषण हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इस पार्ट का, कि मूलरोम में आने के बाद जल जाइलम में कैसे पहुंचता है, जिसे पार्श्वीय प्रवाह कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, पादपों में जल मार्ग। पादपों में जल के प्रवेश के बाद मूलरोम में आने के पश्चात जल जड़ के अंदर जाइलम तक मुख्य रूप से 3 पथों द्वारा प्रवेश करता है और इस प्रवाह को पार्श्वीय प्रवाह कहा जाता है। ये 3 पथ हैं, अपलवक या एपोप्लास्ट पथ, समलवक या सिम्प्लास्ट पथ और रसधानीय पथ। इनको पढ़ने से पहले हम जड़ों की मूल संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा आपके बच्चों आपने 11th में पढ़ा कि जड़ की मूल संरचना में सबसे बाहर जो उसकी बाह्य त्वचा होती है, जड़ों में उसको एपिब्लेमा बोला जाता है। जड़ों से एक कोश के मूलरोम निकलते हैं, अतिवृद्धि है ये जड़ों की, जिससे कि अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और बाह्य त्वचा के बाद वल्कुट क्षेत्र आता है, वल्कुट के बाद अंतस्थ त्वचा आती है। अंतस्थ त्वचा में बीच बीच में कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं जो जल के लिए अपारगम्य होती हैं। अंतस्थ त्वचा के बाद परिरंभ आता है और परिरंभ के बाद संवहन ऊतक जाइलम आता है। अब मूलरोम में आने के बाद जल को कहाँ पहुँचना है? जाइलम तक। तो जाइलम तक पहुँचने के लिए 3 पथ हैं, इसी को पार्श्वीय प्रवाह कहा जाता है। ये 3 पथ एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय पथ। इस पार्श्वीय प्रवाह को समझने के लिए हम एक डायग्राम की सहायता लेंगे। इस डायग्राम में इन सभी क्षेत्र को की एक एक कोशिका को दिखाया गया है। ये बाह्य त्वचा की कोशिका है, ये वल्कुट की कोशिका है, अंतस्थ त्वचा की कोशिका है, परिरंभ और परिरंभ के बाद जाइलम। यहाँ से जल को कहाँ जाना है? जाइलम तक। यही प्रवाह क्या कहलाएगा? पार्श्वीय प्रवाह। तो एक कोशिका में ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, ये जीव द्रव है, ये सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, कोशिका भित्ति और ये रसधानी और इसकी ये भी मेम्ब्रेन जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जल को यहाँ से यहाँ जाना है, जाइलम तक जाना है, तो फर्स्ट पथ है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट में जल कैसे जाएगा? मूलरोम में आने के बाद यहाँ तक आ गया है जल, आपने पढ़ चुके कैसे आया जल। यहाँ तक आने के बाद यदि जल कहाँ से जा रहा है? सेल वॉल के द्वारा। ये बाह्य त्वचा की सेल वॉल में गया, फिर ये वल्कुट के सेल वॉल में गया और वल्कुट से ही अंतस्थ त्वचा में प्रवेश करता है। लेकिन जैसा आपको बताया कि अंतस्थ त्वचा में कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं जो जल के लिए अपारगम्य है। तो अब इसको अपना पथ बदलना होगा। इसको किस में विलय होना होगा? सिम्प्लास्ट पथ में। और ये कहाँ आ जाता है? जीवद्रव्य में। और फिर जीवद्रव्य के द्वारा ही परिरंभ में पहुंचता है और परिरंभ से ये जाइलम तक पहुंचता है। तो चूंकि ये कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, तो ये जो इस तरह का पथ है ये निर्जीव पथ कहलाता है। और कोशिका भित्ति सभी अणुओं को
के लिए पारगम्य होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ, यानी इसमें कोई ऊर्जा का खर्च नहीं होगा। तो इस तरह से जो जल का प्रवाह होता है वो सर्वाधिक होता है। दूसरा है सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ में जब जल मूलरोम में आने के बाद कहाँ से प्रवेश जाए? जीव द्रव्य के द्वारा। ये बाह्य त्वचा का जीव द्रव्य यानी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाह्य जीव द्रव्य। फिर दो कोशिकाओं के बीच किसके द्वारा संबंध होता है? जीव द्रव तंतुओं के द्वारा। फिर ये जीव द्रव्य तंतु के द्वारा कहाँ पहुँच गया? वलकुट में। वलकुट के से नेक्स्ट सेल में अंतस्त्वचा में पहुँच गया जीव द्रव्य तंतु द्वारा, और इस तरह से परिरंभ से होता हुआ कहाँ पहुँच गया? जाइलम में। तो यदि सेल मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य द्वारा कहाँ तक पहुँच रहा है? जाइलम तक पहुँच रहा है, तो इस तरह का प्रवाह कौन सा कहलाता है? सिम्प्लास्ट पथ। रसधानीय पथ किसको कहेंगे? जल मूलरोम में आने के बाद जीव द्रव्य में आने के बाद अब ये रसधानी की टोनोप्लास्ट से होता हुआ, मेम्ब्रेन से होता हुआ रसधानी में प्रवेश करता है, और रसधानी से बाहर ये जीवद्रव्य तंतु द्वारा नहीं जाता दूसरी कोशिका में, बल्कि वापस कोशिका झिल्ली के द्वारा ही वलकुट में प्रवेश करता है, और इस तरह अंतस्त्वचा से परिरंभ से होता हुआ जाइलम में प्रवेश करता है। मुख्य दो ही पथ हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, जिसको भी हम बहुत सरल तरीके से लिख सकते हैं। अपलवक या एपोप्लास्ट पाथवे। जल का प्रवाह पादपों में निर्जीव कोशिका भित्ति के द्वारा होता है, अपलवक प्रवाह कहलाता है। इस तंत्र में संबंधित कोशिका भित्ति, अंतराकोश के स्थान, कैस्पेरियन पट्टी, अंतस्त्वचा की भित्ति, दारुवाहिनी और दारुवाहिनिका आती हैं। इसमें जल में घुलनशील पदार्थ व विलयन सरलता से विसरित होते हैं। इस पथ से जल के अणुओं की गति मूल रोमों से जाइलम की ओर बिना किसी अवरोध के होती है, अतः अधिकांश जल का प्रवाह अपलवक पथ द्वारा होता है। यह प्रवाह तेजी से होता है क्योंकि इसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं है, इसलिए यह प्रवाह तेजी से होता है। सेकंड, समलवक या सिम्प्लास्ट पथ। यह पादपों का जीवित तंत्र होता है। इस प्रवाह में दो पड़ोसी कोशिकाओं के जीव द्रव्य तंतु उपस्थित होते हैं जो इन कोशिकाओं की निरंतरता बनाए रखते हैं। जल प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोशिका द्रव्य के द्वारा होता है। यह प्रवाह धीमा होता है। इस प्रवाह में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अधिकतम अवरोध वाला पथ है। रसधानीय पथ। जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य कला द्वारा प्रवेश करता है। इसके पश्चात जल टोनोप्लास्ट व रसधानी से गुजरता है। यह क्रिया भी परासरण द्वारा संपन्न होती है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये हमने पाथवे पढ़ लिए तीनों कि मूलरोम में आने के बाद जल जाइलम तक कैसे पहुंचा। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में और पढ़ेंगे कि जल अवशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है प्राप्य मृदा जल। प्राप्य मृदा जल से मतलब है कि पादप जिस जल को उपयोग में लेते हैं, मृदा में जिस जल का पादप अपने लिए उपयोग ले सकते हैं, उसको प्राप्य मृदा जल कहते हैं। प्राप्य मृदा जल कौन सा कहलाएगा? जो जल धारण क्षमता से अधिक भी नहीं हो मृदा में जल, और जल स्थायी मुरझान प्रतिशतता से नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो जल धारण क्षमता किसे कहेंगे? कि मृदा में गुरुत्वाकर्षण के बाद जल जो नीचे चला गया और जो अतिरिक्त जल था वो बह गया, उसके बाद जो जल बचा है जिसको पौधे उपयोग में ले सकते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो एक पंक्ति में हम क्या लिख सकते हैं कि जल धारण क्षमता से अधिक भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जल स्थायी मुरझान प्रतिशतता से नीचे भी नहीं होना चाहिए। जल स्थायी मुरझान से क्या तात्पर्य है कि मृदा जल की वह प्रतिशतता जिसमें पौधे की पत्तियां प्रथम बार स्थायी मुरझान प्रदर्शित करें, उस स्थिति को मृदा की स्थायी मुरझान प्रतिशतता कहते हैं। सेकंड मृदा वातन। वातन यानी वायु। मृदा में उपयुक्त वायु भी होनी चाहिए। यदि मृदा में जल की अधिकता है और वायु की कमी है
तो गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा और पौधे जो हैं सही से वृद्धि नहीं कर पाएंगे, जल का अवशोषण नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए दोमट मृदा जो है वो उपयुक्त होती है। दोमट मृदा से जल का अवशोषण अधिकतम होता है। मृदा का तापमान, मृदा का यदि तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है तो पौधे अधिकतम जल का अवशोषण करते हैं, अर्थात 20 से कम और 30 से अधिक होने पर पौधे जल का अवशोषण नहीं कर पाते। फोर्थ, मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा में यदि खनिज लवण बहुत अधिक हो गए तो भी पौधे जल का अवशोषण नहीं कर पाते। तो जल का अवशोषण, मृदा में यदि खनिज लवणों की अधिकता से मृदा विलयन की सांद्रता उच्च हो जाती है और इस स्थिति में जल का अवशोषण नहीं या कम होता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के 2 पार्ट पूरे कर लिए। जल मूलरोम से जाइलम में पहुंच गया है। अब जाइलम से जल जो है वो वायवीय भागों में कैसे प्रवेश करेगा, इसको हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे, जिसे रसारोहण कहते हैं। नमस्कार।